हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जामोस्फेयर। उम्मीद है भाई सारे बिल्कुल ठीक होंगे और बढ़िया तरह पढ़ाई कर रहे होंगे। बाकी आपको पता है हमारी सीरीज चल रही है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। सो आज हम उसकी सेकंड यूनिट का सेकंड पार्ट कर रहे हैं और आज हमारा सेकंड पार्ट खत्म होके आपका ये वाला जो सेकंड यूनिट है वो समाप्त हो जाएगी। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा वेट था उन लोगों को होपफुली खुशी हो रही होगी सुन के, और साथ साथ भाई नोट मेकिंग करते चलना। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को पता है कि टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है। मैं एक ही बात आप लोगों को बार बार इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है बहुत सारे बच्चे ना आज भी नोट्स के लिए पीडीएफ के लिए सफ़र करते हैं मटेरियल के लिए कि मैम वी डोंट हैव मटेरियल सो प्लीज़ सेंड अस। तो भाई एक बात सुनो, टेलीग्राम को ज्वाइन ही इसीलिए करना है कि इसके ऊपर आप कभी भी 10 साल बाद भी आओगे ना आप यहाँ पर अपना कंटेंट लेने, तो आपको इजीली मिल जाएगा। चाहे आपके फ़ोन से 50 बार वो डिलीट हो चुका हो या फिर फ़ोन चेंज कर लिया हो, कुछ भी है, यहाँ आप वापस से डाउनलोड कर सकते हो सारी चीज़ों को। हमारा खुद इतने इतने सालों का कंटेंट टेलीग्राम पे पट के रखते हैं हम, ठीक है। सो बेटा इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखो। ये ग्रुप का नाम है एग्जामोस्फेयर BA ग्रेजुएशन। इसके अलावा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हो डायरेक्टली। एंड सेकेंड चीज़, एक चीज़ बतानी थी आपको। पता है कि ये जो हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, है ना। उसकी ना अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। किसी भी बच्चे को ना अलग से जाकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। सीधा प्लेलिस्ट टाइप करोगे आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया की चैनल पे जाकर एग्जामोस्फेयर पे आपको बहुत इजीली मिल जाएगी। तो वहाँ बैक टू बैक उसको देखो, सीक्वेंस में है, नोट्स बनाओ, फटाफट यूनिट 1 खत्म करो। ऐसे यूनिट 2 भी उसमें ऐड हो रही है। करते चलो आराम से, तुम्हें बिना किसी दिक्कत के सब कुछ एक जगह मिल रहा है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि एक नई सीरीज और हमारी चल रही है साइड बाय साइड, जो VAC वाले स्टूडेंट है ना, उनके लिए। ये सबके पास नहीं होगा डेफिनेटली, बट काफी बच्चों ने इसको चूज किया हुआ है। इसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, है ना। इस चीज का थोड़ा सा याद रखो कि जिनके पास ये सब्जेक्ट है उनके लिए भी आपके पास प्लेलिस्ट है। आप वहां से जाकर देख सकते हो, उसको फॉलो अप कर सकते हो, ठीक है। बाकी दोनों ही यूनिट खत्म करा दूंगी टाइम से ही, मतलब दोनों सब्जेक्ट, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। एक मेरे को शिकायत है आप लोगों से, 80% ऐसा स्टूडेंट है जो आता है, वीडियो देखता है और चला जाता है ना। यार थोड़ा सा मोटिवेशन मेरे को भी चाहिए, है ना। जरूरी है कि आप लोग क्या करो, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो। बस छोटा सा टारगेट है ना 500 का, उसको कंप्लीट करा दो। एक चीज और थी कि सब्सक्राइब कराने के पीछे एक रीजन और भी है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मेरे मोटिवेशन से भी हटके। वो ये है कि अगर कोई भी बच्चा आ रहा है, वीडियो देख के चला जा रहा है, उसको नहीं पता चल रहा है कि नेक्स्ट वीडियो कब डलेगी, किस पार्ट पे डल रही है, तो अगर आप सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबा लेते हो तो आपको पता लग जाता है कि हाँ भाई कोई भी अगर एक्टिविटी हो रही है चैनल पर, आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा आराम से। तो आप उसके अकॉर्डिंग फॉलो अप कर लो उसको, ठीक है। बाकी चलो स्टार्ट करते हैं फिर। सेकेंड यूनिट का नाम है डिसेंट्रलाइजेशन। इसका हम पार्ट 2 कर रहे हैं, ठीक है। पार्ट 1 हो चुका, नहीं देखा तो ऊपर आ रहा होगा, आप वहां से देख सकते हो लिंक में, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन से लिंक देखकर फॉलो अप करो उसको। फिर ही ये सेकंड पार्ट देखना कि वो लिंक बने। डायरेक्ट देखोगे तो हो सकता है चीजें समझ ना आए, ठीक है। इसको बोल देते हैं विकेंद्रीकरण। मतलब आपको पता है जब आप पावर का डिवीजन करते हो अलग अलग पार्ट्स में, और भारत में विकेंद्रीकरण हम बेसिकली पढ़ रहे हैं इसमें कि डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। उसके कॉन्टेक्स्ट में आज हम कवर करने वाले हैं जो आपके मेन पार्ट है। एक तो आपका अर्बन वाला पार्ट हो गया, ठीक है, और एक आपका हो गया रूरल वाला पार्ट, ठीक है। मतलब ये ग्रामीण हो गया और ये हो गया शहरी वाला पार्ट। आपको पता है कि शहरों में आपके वही नगर पालिका MCD वगैरह हो गई, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ आपका जो हो गया पंचायत से रिलेटेड, है ना। वो सब हम आज कवर करने वाले हैं। कुछ कुछ चीजें फैक्चुअल है, मजा आएगा पर पढ़ने में, पक्की बात है ना। देखो सबसे बड़ी बात, हमने सारी चीजें पहले भी पढ़ी थी, मतलब इससे पहले वाली वीडियो में, कि डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। डिसेंट्रलाइजेशन अगर नहीं होगा तो हमें पता है कि हम अपने ग्रास रूट लेवल पर, है ना, बिल्कुल जड़ों में हम लोगों को पावर नहीं दे पाएंगे। तो अगर ये सारी चीजें आपको देनी है तो बहुत जरूरी है कि आप इनको अपने संविधान में जगह दो, है ना। हुआ क्या था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, इसको ऐड किया गया, संविधान संशोधन किया गया। बेसिकली हिंदी वाले स्टूडेंट ऐसे समझें कि भारत में जो विकेंद्रीकरण है उसको हमने अपने संविधान संशोधन में रखा, 73 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में। इस चीज को याद रखोगे, ये बात ना बार बार आएगी, 73, 74, है ना, और 1992। तो ये चीज ना आप रट लो या अपने खून में घोल लो, जैसे मर्जी कर लो, मुझे नहीं पता, बट ये वाली चीज बिल्कुल ध्यान हो जानी चाहिए हमें, क्या कि 73 और 74 वाला है जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, जो आपका डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड है, और कब हुआ, 1992 में। इसके अलावा इसमें कुछ कुछ सेक्शंस हम पढ़ने वाले हैं, कुछ कुछ पार्ट्स हम पढ़ने वाले हैं। वो चीज हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एक चीज और,
आपको पता है यहाँ पर 3 स्तर की है ना, बेसिकली 3 लेवल का जो स्ट्रक्चर है उसको लाने की बात कही गई थी कि ग्रास रूट लेवल पर हमें 3 लेवल लेके आने, जिसको हम पंचायती राज बोल देते हैं या फिर रूरल लोकल गवर्नमेंट। मतलब जमीनी स्तर पर अगर आपको शासन करना है सच में, तो आपको वो 3 स्तरीय संरचना को लाना ही पड़ेगा, जिससे कि सब तक ये चीज पहुंच पाए, हर लेवल तक, चाहे फिर गांव हो, चाहे फिर जिला हो, चाहे कोई ब्लॉक हो, हर जगह ये चीज पहुंचनी चाहिए, राइट। सो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम। इसके अलावा मैंने अभी जस्ट आपको बोला 74 वाला सी, यहाँ पर आ गया ना 74 वाला, तो 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, ये भी सेम था बट ये अर्बन के लिए था। तो बस एक चीज यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है, वो क्या कि जो 73 वाला है वो आपका पंचायत से रिलेटेड है ना, मतलब जो रूरल एरिया में होती है, ठीक है। और जो 74 है वो किससे रिलेटेड है, जो आपके अर्बन में होती है, मतलब जो शहरों में होती है, ठीक है, तो उस गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो बस ये चीज याद रखना कि 74 अर्बन का, 73 आपका गांव का, ठीक है। इसके अलावा आप एक चीज देखोगे कि क्या क्या लोकल जो गवर्नमेंट है वो शेयर करती है सिमिलर फीचर्स को, मतलब स्थानीय सरकारें समान क्या क्या सुविधाएं साझा करती हैं कि जो यहाँ भी होंगी जो वहां भी होंगी, है ना। सो उसको थोड़ा सा फॉलो अप करते हैं। सबसे बड़ी बात क्या, गांव हो या शहर हो, मतलब अर्बन रूरल दोनों ही लेवल पर 3 स्तर की जो शासन की संरचना है, मतलब जो आपका 3 टियर स्ट्रक्चर है ना गवर्नेंस का काम करने के लिए, वो शहरों में भी मिलेगा आपको और वो गांव में भी मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज कॉमन है। और देखो एक फायदा है, सिमिलर चीजें मिल रही हैं तो आराम से दोनों में कॉमन पॉइंट है, तो ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं होगी। एक का भी ध्यान रख ले तो दूसरा तो ऑटोमेटिक काम में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन। यार एक बात बताओ, अगर हम बार बार कह रहे हैं कि वहां पर हमें सरकार लेके आनी है, चीजें करनी है, तो मैंडेटरी है ना कि आप वहां पर इलेक्शन रेगुलर कराओगे, राइट। सो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के इलेक्शन टाइम टू टाइम हो, चाहे शहर हो चाहे गांव हो। और आपको पता है इलेक्शन का टाइम पीरियड कितना है, 5 साल। तो ये मस्त आराम से याद रखना, क्योंकि ये कॉमन है। लोकसभा के इलेक्शन भी 5 में होते हैं, ये भी 5 में होते हैं, तो इसमें तो तुम्हें कोई अलग से मेहनत नहीं करनी याद रखने में, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम सबको पता होना चाहिए वो क्या है, रिजर्वेशन कितना होता है। 1/3 रिजर्वेशन आपका किसको मिलता है, विमेन्स को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा आपका प्रोपोर्शनल रिजर्वेशन मिलता है शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, और जो आपके ओबीसी होते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस। बहुत बच्चे कास्ट की तरह इसको याद रख लेते हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट नहीं, क्लासेस हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखो, है ना। कहने का मतलब ये कि महिलाओं को कम से कम 1/3 सीट मिलने वाली आरक्षण में अनुसूचित जाति हो गई, जनजाति हो गई, अन्य पिछड़े वर्ग के जो लोग हो गए, उन सबको प्रोपोर्शनल में आरक्षण मिलेगा, मतलब जैसी भी उनकी पॉपुलेशन होगी उसके आधार पर उनको आरक्षण मिलने वाला है। एक चीज और, मान लो ये विमेन है, ठीक है। अब ये जो विमेन है, देखो औरत तो है ही है, ठीक है, साथ साथ ही एसटी भी है। अब एक बात बताओ मुझे कि इसको एसटी का रिजर्वेशन मिलना चाहिए या फिर विमेन होने का, मतलब ये थॉट माइंड में आना चाहिए आप लोगों को, अगर नहीं आया तो, राइट। अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज डू कमेंट। एक चीज और, कोई बच्चा, जो मैं आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस पूछती हूँ कोई कमेंट नहीं करता, मेरा सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि आप जब ये चीजें लिख देते हो ना अपने हाथ से कमेंट में, तो आपका ब्रेन प्रोसेस करता है, और जब आप इसको लिखते हो तो वो डबल याद रह जाता है आपको, और वो चीज कहीं ना कहीं जहन में रह जाती है, मानो मत मानो, ठीक है। सो ट्राई करा करो, लिख दिया करो, ठीक है, बाकी मर्जी आपकी। इसमें क्या है बेसिकली कि इसको वेमेन का रिजर्वेशन मिलने वाला है, ना कि एसटी का, ओके, क्योंकि ये 1/3 का बेनिफिट उठाएगी आराम से, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएशन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन। देखो आपको पता है ये सेपरेट बॉडी होती है हमारी, ठीक है, इसके ऊपर किसी का जोर नहीं होता, ये बिल्कुल सेपरेट होती है। तो आपका एक है इलेक्शन कमीशन, ठीक है, जो पूरा ओवरऑल देखता है, बट हमने स्टेट इलेक्शन कमीशन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है कि वो पंचायत के और म्यूनिसिपल इलेक्शन को कंडक्ट कराएगा, मतलब पंचायत और नगर निगम के जो चुनाव कराएगा वो कौन कराएगा, राज्य चुनाव आयोग। सो ये वाली बात थोड़ा सा हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि एक पॉइंट है अच्छा खासा लिखने को। इसके अलावा स्टेट का फाइनेंस कमीशन भी है, जो क्या करेगा, फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन करेगा, मतलब कुछ भी रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट फाइनेंस कमीशन के पास होती है। मतलब राज्य का वित्त आयोग है जो राजकोषीय विकेंद्रीकरण का ध्यान रखेगा, पालन करेगा, उसमें भी राजस्व, टैक्स वगैरह या फिर जो भी आप एक्सपेंस कर रहे हो अपने यहाँ पर जो भी काम करने के लिए, तो वो सारी स्टेट फाइनेंस कमीशन के अंडर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका साइनिंग वेरियस फंक्शन, मतलब 11th और 12th शेड्यूल। आई टोल्ड यू ना इससे पहले कि जब मैंने आपको बताया कि हम कुछ कुछ चीजें ध्यान रखने वाले हैं, क्या क्या मैंने आपको बताया, 73, 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, मतलब संविधान संशोधन 1992, ये हमने ध्यान किया। ये आपका किसका था, गाँव का था,
और 74 शहरों का था, राइट। अब इसमें एक चीज और ऐड करो, मतलब जो कॉमन है, जो बार बार हम पढ़ने वाले हैं, क्या कि 11वीं और 12वीं अनुसूचियां, जिसको इंग्लिश में बोल देते हैं हम शेड्यूल, है ना। इसके अंदर आपको बताया गया है कि किस किस तरीके के कार्य करने हैं। मतलब 11th में बताया कि पंचायत किस तरीके के कार्य करेगी, और 12th में बताया है कि जो आपकी नगर पालिकाएं हैं या फिर ये नगर निगम हैं, ये किस तरीके के कार्य करेंगे। सो बेसिकली अगर देखा जाए ना, तो जो 11th वाला है इसने अपने अलग बता रखे हैं और 12th ने अलग, वो आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लोकल गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करती है लोकेलिटी को। मतलब कि अगर आप देखोगे लोकल लेवल पर कौन कौन सी पोस्ट होती है जो काम करती है, पटवारी हो गए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए, ठीक है, तहसीलदार हो गए, डिप्यूटी कलेक्टर हो गए, इनको अपॉइंट किया जाता है स्टेट के थ्रू। मतलब हिंदी में बोल देते हैं स्थानीय सरकारों में अगर प्रशासन चलाना है तो किसके थ्रू चलेगा, कौन कौन अधिकारी होंगे, तो उसमें पटवारी होंगे, जिला मजिस्ट्रेट होंगे, तहसीलदार होंगे, डिप्टी कलेक्टर होंगे, तो ये सब होते हैं। और इनको नियुक्त कौन करता है, राज्य। ये सेंट्रल के थ्रू नहीं होते, ये राज्य के थ्रू होते हैं। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैनेज करते हैं लोकल अफेयर्स को, जितने भी लोकल अफेयर्स है ना, या फिर जिस भी एरिया से आप रिप्रेजेंटेटिव हो। कहने का मतलब है कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर एरिया से खड़ी हूं तो मैं इस एरिया की सारी प्रॉब्लम का प्रतिनिधित्व कौन करूंगी, मैं करूंगी। मतलब जो भी वहां पर बंदा खड़ा है अपने एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो स्थानीय मामलों का प्रबंध और प्रतिनिधियों का पूरा ध्यान यहाँ रखा जाएगा। इसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट, आपको पता है फेडरल का पता ही है कि जब आप पावर को लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ठीक है। हैव टू और मोर tiers of governments, but a vast country like India cannot be run only through these two tiers, as a state like Maharashtra is as big as Germany। आपको एक बात पता है, कहने का मतलब ये है कि भारत ना बहुत बड़ा है, बहुत विशाल कंट्री है। इसको कंपेयर कर दिया महाराष्ट्र, जैसे महाराष्ट्र का जो एरिया है ना, वो कह रहे हैं कि जर्मनी के बराबर है। मतलब आप उससे कंपेयर कर सकते हो इस एरिया को, इतना हिसाब किताब है। मतलब कहाँ ये कंट्री, कहाँ ये ओनली एक स्टेट है इंडिया का। तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर ना जरूरी है कि जो हमने 2 लेवल वाली जो गवर्नमेंट है ना, आपको उससे शिफ्ट करके 3 पे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा एरिया है कि आप नहीं कर सकते दो लेवल पर काम, 2 स्तर पर, है ना। तो जरूरी है कि आप अपने स्तर में थोड़ा सा बढ़ावा करो, ठीक है। इसके अलावा नीड फॉर पावर शेयरिंग विद इन दीज स्टेट्स। आपको पता है कि जब तक आप राज्यों को सत्ता की साझेदारी नहीं करोगे, उनको शक्तियां प्रदान नहीं करोगे, वो बेटर तरीके से काम नहीं कर पाएंगी। तो बड़ा जरूरी है कि भैया हमें उनको पावर देनी है, ठीक है। तभी तो वो अपने लिए उनके पास अथॉरिटी होगी, तभी तो वो डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे, फैसले ले पाएंगे अपने एरिया के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रैशनली फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर विच रिजल्टेड अ 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट। मतलब सत्ता का विकेंद्रीकरण करना है तो बहुत जरूरी है कि आप जो तीसरा स्तर है उसको अस्तित्व में जो आया है, आपको उसको बराबर से इक्वली वैल्यू करना है और आपको उस पर काम करना है। मतलब जमीनी स्तर पर काम करना है। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ दिखा रहे हो कि हाँ भाई हमारे यहाँ पर 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है या जो भी है, दैट मीन्स कि आपको ये वाला काम ढंग से करना पड़ेगा तरीके से, ठीक है। सो इस चीज का थोड़ा सा याद रखेंगे। इसके अलावा आप एक चीज और देखोगे कि हमारे यहाँ जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, मतलब यहाँ पर हम ट्रांसफर ऑफ पावर करते हैं। मतलब आपने कहने को तो कह दिया कि हाँ भाई हमारे यहाँ पर जो ग्रास रूट लेवल है, ठीक है, और उस पर हम क्या कर रहे हैं, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बट जब तक आप सच में पावर नहीं दोगे, जब तक आप सच में इनको अथॉरिटी नहीं दोगे, डिसीजन मेकिंग करने नहीं दोगे, तो ऐसे में तो कोई पावर ट्रांसफर नहीं। तो वो कहते हैं बहुत जरूरी है कि आप क्या करो, शक्ति का हस्तांतरण करो, ठीक है, स्थानीय स्वशासन के लेवल पर, और पावर आपकी वही टू द लोएस्ट रंग्स ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर। मतलब कि बिल्कुल निचले पायदान से। मतलब कि जब आप ये, जैसे आपका ये स्ट्रक्चर है ना, अगर इस स्ट्रक्चर की बात करूं मैं, तो जो निचले लेवल है ना, तो नीचे से आप पावर देना शुरू करो और फिर ये पावर धीरे 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 करके क्या करती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम, और ये जरूरी भी है कि एटलीस्ट हमें ये वाली चीजें पता हो कि किस तरीके से आपकी ये बेसिक चीजें काम करती है। क्योंकि कागजों में आप दिखा दो कि हाँ भाई पावर है, अल्टीमेटली हकीकत में ना हो तो क्या फायदा उस पावर का, है ना। इतने तो तुम भी समझदार हो भाई, तो ये वाली बात सही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पार्टिसिपेशन ऑफ ग्रास रूट लेवल ऑफ द सोसाइटी। मैंने वही बताया कि ग्रास रूट लेवल की बात हो रही है अगर, तो मतलब आपको जमीनी स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित करनी है कि लोग, आपका समाज सच में प्रशासन की प्रक्रिया में भागीदारी बने। जिसको जहां लगे वो वहां क्वेश्चन पूछ सकता है, पार्टिसिपेशन कर सकता है अपना। तो ये सारी चीजें बड़ी जरूरी हैं। इसके अलावा इंट्रोडक्शन जो किया गया था लोकल गवर्नमेंट का, ऐसा नहीं है कि हमने ही आज ही शुरू किया है या फिर 1992 में इसकी पहली दफा बात हुई, ऐसा कुछ नहीं है। यूनिट 1 में आपने पढ़ा भी होगा, लॉर्ड रिपन जो है, जिनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोला जाता है, उन्होंने भी इसकी बात की थी। और बेसिकली देखा जाए तो बंगाल के एक विलेज है
चौकीदारी, है ना। सो उसमें भी इस चीज की शुरुआत हुई थी 1870 में। सो ये चीज भी है, साथ में लिख सकते हो। इसके अलावा आप देखोगे ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट में और भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल ऐसे इन्होंने मेजर लिए थे, क्योंकि आपको पता है जो रियल कॉन्स्टिट्यूशन जो हम फॉलो कर रहे हैं वो तो हमने खुद बनाया, बट उससे पहले इन्होंने जो एक्ट्स वगैरह बनाए थे उसमें भी इस चीज के बारे में बात की जाती है जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो स्थानीय स्वशासन को सुव्यवस्थित करने के लिए रिपन ने प्रस्ताव दिया था 1882 में, और बहुत सारे संवैधानिक उपाय बताए थे कि हाँ भाई हम इन चीजों को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा बंगाल में अगर आप देखोगे तो बेसिकली वहां के जो विलेजेस है वहां पर सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट भी लाया गया 1919 में। इसके अलावा आप एक और देखोगे, सबसे मोस्ट पॉपुलर नाम है महात्मा गांधी का, जिन्होंने हमेशा एक सपना देखा ग्राम स्वराज का, राइट। सो ये चीज आप देखोगे कि ग्राम स्वराज की वकालत किसने की या एडवोकेसी किसने की, तो महात्मा गांधी ने की। वो चाहते थे कि हर एक गांव भारत का सशक्त होना चाहिए, एम्पावर होना चाहिए, जमीनी स्तर पर वहां लोग पार्टिसिपेट करें, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते थे, और चाहते थे कि लोगों तक न्याय पहुंचे, लोगों तक मतलब उनके जो काम है ना वो ग्राउंड लेवल से होना शुरू हो जाए। तो उसके लिए पंचायत और ये जो आपके नगर निगम है बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। इसके अलावा आप देखोगे कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। दैट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं ये स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की बात कर रहे हो, बट जो इसके लिए ना बेसिकली कुछ कुछ कमिटीज आई होंगी। ऐसा तो नहीं है कि हमने हवा में बोल दिया कि हाँ भाई ठीक है कि हमें पंचायत चाहिए, है ना, पंचायती राज चाहिए, और जो हमारा ये नगर निगम है हमें ये चाहिए, तो बस ठीक है आपने मैंने बोला और बन गया। ऐसा तो नहीं होता, पर्टिकुलर कमिटीज बनाई जाती हैं, है ना। बहुत सारी कमिटीज हैं, बट हम यहाँ मेजर कमिटीज की बात करेंगे, ठीक है। और आई विल ट्राई कि मैं एक सेपरेट ग्राफ के लिए एक छोटा सा वीडियो क्रिएट कर दूं आप लोगों के लिए, सो दैट कि उसमें आपको और भी कमिटीज के बारे में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। बट अभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इतनी ही कमिटी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। एक्स्ट्रा मोर इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप लोग इंटरेस्टिंग होंगे तो कमेंट करना, मैं फिर वो एक छोटा सा शॉर्ट क्लिप क्रिएट कर दूंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। सो विभिन्न समितियां बनाई गई जिसको हम पढ़ने वाले हैं 57 से 86 के बीच में। तो कौन कौन सी हैं वो उसको फोकस करते हैं। सबसे पहले आपकी बलवंत राय मेहता कमेटी, है ना। बलवंत राय मेहता समिति बोल देते हैं, कमेटी को समिति, ये ध्यान रखना, 1957 ईयर है इसका। अब देखो एक चीज और है, कोई भी समिति आई होगी ना, हर समिति ने अपने कुछ कुछ रिकमेंडेशन दिए होंगे, मतलब कुछ सिफारिशें करी होंगी, कुछ सुझाव दिए होंगे जिसको हम फॉलो अप करने वाले हैं, ठीक है। एक बात और, कमेटी आई तो किसी ने तो बनाई होगी, है ना। तो इसको किसने बनाया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया, मतलब भारत की सरकार ने बनाया इसको। और क्यों बनाया? कि ये एग्जामिन करे कम्युनिटी डेवलपमेंट को, इनिशिएटिव को, और रिकमेंड करे क्या क्या सुधार की जरूरत है। मतलब मूल रूप से देखा गया कि सामुदायिक विकास के लिए, मतलब अगर आपको अपने समाज के जो विभिन्न समुदाय रह रहे हैं, अगर आपको उनका सच में ही विकास करना है, तो सरकार ने एक समिति बनाई कि भाई जैसे एक समिति है, इस समिति में कुछ लोग हैं, है ना। इन लोगों को बोला गया कि आप लोग क्या करो, देखो कि पूरे के पूरे समाज को ऑब्जर्व करो कि हाँ भाई किस लेवल पे कहाँ क्या जरूरत आ रही है, हम सच में लोगों का भला करना चाहते हैं, तो आप हमें सुझाव दो कि ये कमियां आ रही हैं, ये परेशानियां हैं, आप इस पे काम करना, ठीक है। सो ये सारा काम किसको दिया गया? बलवंत राय मेहता को। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी नवंबर 1957 में। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। देखो 2-3 चीजें हैं जो याद रखने वाली है। किसने अपॉइंट किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कब बनी समिति? 1957 में। रिपोर्ट कब सबमिट कर दी? 1957 में ही कर दी थी, नवंबर में, ठीक है। मतलब कुछ ही महीनों के अंतराल पे। अब रिकमेंडेशन क्या क्या दिया? रिकमेंडेशन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन समितियों में। तो रिक्वेस्ट है कि हिंदी मीडियम वाले, देखो एक चीज है कि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके हिंदी के नोट्स ना साथ साथ हैं, मतलब लाइन बाय लाइन का ट्रांसलेशन अच्छे से दे रखा है। ये कोई गूगल ट्रांसलेशन नहीं है कि आप लोग सोचो कि गूगल ट्रांसलेशन में आपको पता है कि हिंदी बड़ी अटपटी सी आती है, नहीं समझ में आता कई दफा, ठीक है। कोशिश की जाती है कि एग्जैक्ट बढ़िया तरह सेंटेंस का फ्रेम हो कि आप लोगों को भी नोट मेकिंग में हेल्प हो जाए। तो इस चीज का जितना हो सके उतना फायदा उठाओ, ठीक है। और इसीलिए बोलती हूँ शेयर भी करो, क्योंकि जैसे आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है ना, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को हो रही है, तो सबको मदद हो जाएगी यार। इसमें कोई कॉम्पिटिशन नहीं है कि मैं नहीं बता रही किसी को, किसी और को पता चल जाएगा ना। ये कोई आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं है, है ना। ये तो नॉर्मल हमारा एजुकेशनल एग्जाम है, तो इसमें तो हम सब कुछ शेयर कर सकते हैं, राइट। इवन वहां भी शेयर कर देना चाहिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, और समझदार तो है ही मेरे सारे बच्चे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। बेसिकली इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दिए? सबसे बड़ी बात, अब नोटिस करते जाना, इन्होंने 3 स्तर की बात करी पंचायत में। मतलब पहले दो स्तर थे, अब इन्होंने बोला कि भाई 3 लेवल होने चाहिए, ठीक है। अब एक चीज और, 3 लेवल कौन कौन से होने चाहिए? इतनी देर से हम 3 लेवल पढ़ रहे हैं, राइट। सो कहने का मतलब ये है, आप ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे होंगे यहाँ पर, ये जो बना हुआ है ना। सो एक बार मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, सो दैट कि आप उसको थोड़ा सा देख पाओ, राइट। एक चीज देखो,
जो हमारा सबसे पहले लेवल होगा वो होगा ग्राम पंचायत का, ठीक है, मतलब ये सबसे नीचे है। सो ग्राम पंचायत हुआ। पंचायत समिति हिंदी में बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं ब्लॉक लेवल, ठीक है। सो इस चीज को थोड़ा सा याद रखोगे। ग्राम पंचायत हो गया विलेज, देखो ग्राम मतलब गांव मतलब विलेज, ऐसे याद रख लो। पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर होती है। सो ये सेकंड हो गया। थर्ड हो गया जिला परिषद, ये हो गया डिस्ट्रिक्ट, जिले को डिस्ट्रिक्ट बोल देते हैं ना इंग्लिश में। सो इंग्लिश वाले इन वर्ड्स को ध्यान रखेंगे, हिंदी वाले जो अंदर लिखे हुए हैं इन वर्ड्स को, राइट। एक चीज और बतानी थी, वो क्या कि देखो इनके इलेक्शंस भी होते हैं। इलेक्शन आपको पता है वैसे भी, मतलब इन जनरल डायरेक्ट इलेक्शन होता है कि इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट कौन सा होता है, जिसमें आप सीधे सीधे अपने रिप्रेजेंटेटिव को मतलब प्रतिनिधि को चुनते हो, जो भी बंदा खड़ा होता है पोस्ट पे, ठीक है। इनडायरेक्ट में क्या होता है, जिन लोगों को हमने चुना है वो लोग हमारे बिहाफ पर आगे वाली पोस्ट को चुनते हैं, सीधी सी बात। तो कहने का मतलब है ग्राम पंचायत के इलेक्शन होते हैं डायरेक्ट, पंचायत समिति के और जिला के कैसे होते हैं इनडायरेक्ट, ठीक है। सो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोशिश करना आप इसको अपने आंसर में बना के आओ, क्योंकि आंसर की ना क्वालिटी बहुत इनहेंस होती है। टीचर बहुत खुश हो जाता है कि बच्चे ने इतने अच्छे से अपने आंसर को लिखा है, तो ये जरूरी हो जाती है ये चीजें थोड़ी सी, है ना। तो इसीलिए आप लोगों को बोला जाता है कि आप लोग इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें कि किस तरीके से क्या करना है, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, ये तो मिट गया, चलो ठीक है, आप लोग ऐसे इसको ही नोट कर लेना, ध्यान रख लेना, ठीक है। अच्छा इसके अलावा और क्या है आपका इसमें नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ, एक सेकेंड। हाँ, सो नेक्स्ट है आपका इसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू बी चेयरमैन ऑफ जिला परिषद, है ना। कहने का मतलब ये है कि जो जिला परिषद है, जिला परिषद यहाँ पढ़ा हमने सबसे टॉप पर, तो जिला परिषद में जो चेयरमैन होगा मतलब अध्यक्ष कौन होगा, जिला कलेक्टर। तभी कहते हैं ना कि जो मतलब लोग होते हैं जो कलेक्टर होते हैं वो बताते हैं ना हम इस जिले के कलेक्टर हैं, हम बेसिकली इस डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर हैं, राइट। सो इसीलिए चीज बताई जाती है क्योंकि वो वहाँ के चेयरमैन होते हैं, उन्हीं की अथॉरिटी सब कुछ होता है। तो हिंदी में चेयरमैन को अध्यक्ष बोल देते हैं, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखोगे। इसके अलावा ये जो बलवंत राय मेहता कमेटी थी, इन्होंने रियलाइज किया कि हम कह तो देते हैं कि हमें रिसोर्सेज देने, हमें पावर देने, पर हकीकत में ना मतलब वो पहुंचती नहीं है। तो उन्होंने कहा इसको ना इंश्योर करो, सुनिश्चित किया जाए किसी भी तरीके से कि रिसोर्सेज लोगों तक पहुंच रहे हैं, मतलब संसाधन पहुंच रहे हैं, शक्ति का हस्तांतरण वाक्य में हो रहा है। ऐसा ना हो कि कागजों पे तो मैंने लिख दिया बट हकीकत में जब आप पंचायतों में जाकर देख रहे हो तो लोगों के पास कोई पैसा ही नहीं है, रिसोर्स ही नहीं है। तो इन सब चीजों का बहुत जरूरी है कि इंश्योर करो, सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा सबसे मेजर पार्ट, मुझे वैसे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बात पता होगी और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा होगा कि फर्स्ट टाइम ही सुन रहे होंगे, तो ये चीज पता होनी चाहिए। राजस्थान आपका पहला ऐसा स्टेट था जिसने इसको अडॉप्ट किया था पंचायत के सिस्टम को, तो 1959 में किया था। एक चीज और, राजस्थान का वो जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम था नागौर डिस्ट्रिक्ट, है ना। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि NAGUAR, है ना, नागौर डिस्ट्रिक्ट। एक बार स्पेलिंग फिर भी देख लेना, वैसे नागौर यही नाम होगा, ठीक है। सो नागौर डिस्ट्रिक्ट उसका नाम है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके अलावा एक और चीज आप देखोगे कि स्टार्ट कहाँ हुई थी, ये आंध्र प्रदेश में, सेम ही ईयर में, मतलब 59 में ही अडॉप्ट लागू हुई पूरी पंचायत राजस्थान में, वैसे शुरू हुआ आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है। सो ये चीज ध्यान रखना। वैसे जो मेजर पार्ट है वो राजस्थान वाला है, सो उस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक और चीज है, कुछ ऐसे भी स्टेट रहे आपके, जैसे अब तक तो हम 3 लेवल पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसे भी स्टेट थे जिनको जरूरत महसूस हुई कि नहीं 4 लेवल की भी जरूरत है। तो 4th लेवल कौन सा होगा, न्याय पंचायत का। उन्होंने कहा कि जुडिशियल बॉडी भी अलग से होनी चाहिए, सेपरेट, मतलब आप इन्हीं में इन्वॉल्व मत करो। ये जो 3 लेवल है आपको चौथा भी क्रिएट करना पड़ेगा, तो वो न्याय पंचायत के नाम से था। तो बोला गया कि कुछ राज्यों में 4 स्तरीय प्रणाली भी होनी चाहिए जहां सच में जरूरत है, और वो चौथी कौन सी थी, न्याय पंचायतें बनाना, ठीक है। सो इसकी बात की गई। अब आपकी दूसरी कमेटी आई अशोक मेहता कमेटी, मतलब हिंदी में अशोक मेहता समिति। इसका टाइम देख लो 77 से 78 है। दूसरी बात क्या, इसको किसने किया, देखो वहां हमने क्या पढ़ा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इसको किसने बताया, इसको किसने अपॉइंट किया, जनता गवर्नमेंट ने। और किस लिए, उसी लिए कि भाई पंचायत राज के जो इंस्टीट्यूशन है, मतलब पंचायती राज जो संस्थान है, उसका ढंग से अध्ययन करो और फिर हमें बताओ कि क्या क्या सिफारिशें आपको लगती है कि हमें जरूरत है या नहीं है, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखा गया। 132 रिकमेंडेशन दी थी इन्होंने। सोच रहे हो कि कितनी मतलब डीप में जाकर, कितना गहराई में जाकर इन्होंने पूरा आकलन किया होगा, सब कुछ देखा होगा, है ना। इन्होंने क्या बोला कि 3 जो टायर सिस्टम है उसको रिप्लेस कर दो 2 के साथ, मतलब हमें 3 की जरूरत नहीं है, हमें 2 की ही जरूरत है। तो ये 2 के फेवर में चले गए। मतलब इन्होंने बोला कि वही डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो जो बिल्कुल आपका जिला स्तर है, ठीक है। बीइंग बेसिक यूनिट ऑफ प्लानिंग, की मतलब वो ही है जो बेसिक यूनिट ऑफ प्लानिंग करेंगे, मतलब करता धरता यही होंगे, यहीं से सारा कोऑर्डिनेशन होगा,
सारी प्लानिंग होगी, जितने भी रिसोर्सेज है मतलब जितने भी संसाधन है उसका आवंटन भी जिला स्तर से होगा। मतलब सबसे ऊपर जिला हो गया आपका, ये जो जिला है उसके नीचे जो भी लेवल होगा वो कह रहे हैं यहीं से सारी चीजें जाएंगी डायरेक्टली, ठीक है। तो 2 स्तर की बात करी और बोला गया जिला योजना समन्वय संसाधन आवंटन सब यहीं से होगा। दूसरी बात क्या है, डिमांड करी कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन फॉर पंचायत, मतलब संवैधानिक मान्यता देने की, क्योंकि ये बात मैंने आपको बताई थी कि 1992 में मिला है हमें संविधान में संशोधन होकर जगह, ठीक है। सो कहने का मतलब है इन समितियों ने सिफारिश करी कि भाई इसको संवैधानिक रूप से मान्यता दी जाए, तो इसकी डिमांड करी अशोक मेहता ने, मतलब इनकी समिति ने। थर्ड है आपका कंपल्सरी पावर ऑफ टैक्सेशन। देखो हम बात ये कर रहे हैं कि आप उनको रिसोर्स एलोकेट कर दो, मतलब संसाधन का आवंटन कर दो और पैसे वैसे सब आप दे रहे हो, पावर दे रहे हो, पर कई बार ऐसा होता है कि भाई उनके पास उतना पैसा नहीं पहुंच पा रहा जितना उनको वाकई में जरूरत है, तो उनको ये पावर दी जाए कि भाई आप टैक्स वगैरह लगा सकते हो कुछ चीजों के ऊपर, है ना। तो कर वगैरह लगाने की अनिवार्य शक्ति दे दी जाए, वो कह रहे हैं अनिवार्य कर दी जाए, कंपलसरी कर दिया जाए, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बोला जो जिला परिषद है उसको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए फॉर प्लानिंग। ये चीज वैसे हमने ऊपर पढ़ ली डायरेक्ट, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ डायरेक्टली लिख दिया गया क्या कि राज्य स्तर पर योजना बनाने के लिए जिला परिषद को जिम्मेदार बनाया जाए, मतलब जिला लेवल पर सारी की सारी प्लानिंग प्लॉटिंग होगी और उसके आधार पर फिर नीचे नीचे काम होगा, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, है ना, यहाँ पर न्यू लेजिस्लेशन पास हुआ और ये जो अशोक मेहता कमेटी थी ना इसको फॉलो अप किया गया, मतलब इन स्टेट्स ने अशोक मेहता की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर अपने यहाँ पर कानून पारित किए। नेक्स्ट है आपका GV.K. राव कमेटी 1985, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये कमेटी, है ना, GV.K. राव समिति 1985। इसको अपॉइंट किसने किया? प्लानिंग कमीशन ने। देखो एक चीज है, इसलिए बार बार बता रही हूँ, ये अलग से लिखा हुआ है, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखोगे, अपने जहन में बिठा लो ये बात कि हर कमेटी को अलग अलग जगहों से अपॉइंट किया गया। फर्स्ट वाली बलवंत राय मेहता किसने किया? आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, GOI लिख देते हैं, है ना, जो। और सेकंड वाली थी उसको किसने किया? जनता पार्टी ने, है ना, मतलब जनता पार्टी की जो सरकार थी। ये किसने किया? प्लानिंग कमीशन ने। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखो क्योंकि ये आंसर में आप लोग यूज करने वाले हो अपनी आंसर की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। सो प्लानिंग कमीशन ने इसको अपॉइंट किया और प्लानिंग कमीशन को आज हम किस नाम से जानते हैं? नीति आयोग, है ना। ये चीज हमें जरूर पता होनी चाहिए, जो कि कब बनी? 1 जनवरी 2015 में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या इन्होंने कुछ कुछ सिफारिशें की, क्योंकि सब सिफारिश देने के लिए तो बनी है कमेटी। तो इन्होंने क्या बताया कि जिला परिषद को ना ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि सारा डेवलपमेंट का प्रोग्राम सब कुछ ना उन्हीं के हाथों हो। मतलब इनके और पीछे वाली कमेटी अशोक मेहता की बात थोड़ी सी सिमिलर है इसमें। नेक्स्ट क्या है, इन्होंने कहा कि जो पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की वो क्रिएट की जाए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर नाम से कोई पोस्ट थी नहीं, तो इन्होंने कहा कि आप उस पोस्ट को क्रिएट करो किसी भी कीमत पे, बहुत जरूरी है, क्योंकि वो क्रिएट इसलिए करा रहे हैं इस पोस्ट को, इस पद का मतलब ये जिला विकास आयुक्त का जो पद है इसको इसलिए बनाने की बात हो रही है कि जो भी कार्य होगा ना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के नाम से वो जिला परिषद के लेवल पर होगा। मतलब मुख्य कार्यकारी कौन हो जाएगा? आपका डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। मतलब ऐसा होता है ना, कोई अथॉरिटी होती है तो बोलते हैं भाई बुलाओ अपने एरिया के कमिश्नर को, या कौन है आपके एरिया का कलेक्टर उसको बुलाओ, उनसे सारी चीजें पूछी जाएंगी जो भी है, तो सारे करता धरता वही हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। तो ये वाली चीज का ध्यान रखोगे। इसके अलावा रेगुलर इलेक्शन टू बी हेल्ड। देखो ये बात तो जर्नल है कि इलेक्शन अगर टाइम पे नहीं होंगे तो बड़ी परेशानी आ जाएगी, है ना। और इलेक्शन कितने साल के हैं? हर 5 साल में है, तो ये बात ध्यान रखना, है ना। नेक्स्ट है आपका LM सिंघवी कमेटी 1986, है ना। तो ये समिति 1986 में आई। ये किसके टाइम पे आई? राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम पर। तो इन्होंने अपॉइंट किया इसको, किस लिए किया? रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। ये जो बात लिखी है ना इनवर्टेड कॉमा में इसीलिए लिखी है क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी है। जब आप इस कमेटी के बारे में लिखोगे तो ये पॉइंट जरूर लिख के आओ, बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये मेजर चीज दिखाता है क्या कि राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों का पुनरुद्धार पर गठित किया। मतलब रिवाइटलाइजेशन मतलब क्या होता है? जैसे कोई चीज मर चुकी हो या फिर बिल्कुल ही ऐसे हो गई हो कि मरे बराबर की, जिस पर काम ही नहीं हो रहा ढंग से और होना चाहिए, तो इन्होंने उसमें जान डालने के लिए, है ना, उसको वापस से उसका पुनरुद्धार करने के लिए इन्होंने इस कमेटी को बनाया कि जो जो मेजर है ना रिकमेंडेशन वो दिए जाए और हमें इसमें वाक्य में काम करना है कि जमीनी स्तर पर चीजें वाक्य में है, क्योंकि इतनी सारी कमेटी तो बन रही है, सब सिफारिश दे रहे हैं पर उस पर ढंग से काम नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखोगे। इसमें क्या बताया इन्होंने? कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइज करने की बात करी। PRI बोल देते ना पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, मतलब कि जो पंचायत के संस्थान है उनको संवैधानिक मान्यता दी जाए। अब आप देख रहे हो कि ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि हर कोई इसी बात को उठा रहा है कि भाई संवैधानिक मान्यता दो, संवैधानिक मान्यता दो, ठीक है।
इसके अलावा आप एक चीज और देखोगे, न्याय पंचायत है ना, न्याय पंचायत को स्टैब्लिश किया जाए क्लस्टर लेवल पर, मतलब गांव के समूहों के लिए न्याय पंचायत को स्थापित किया जाए, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखा गया। एक बात और है, 1991 में आपके कुछ कुछ रिफॉर्म्स आए थे जो हम एलपीजी रिफॉर्म्स बोल देते हैं, है ना, नरसिम्हा राव के टाइम पर आए, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं के टाइम पर और भी मेजर चेंजेस आए, क्योंकि 91 में ये आपके पीएम बन गए थे, क्योंकि राजीव गांधी का असैसिनेशन हो गया था, है ना, मतलब उनकी हत्या हो गई थी, को मार दिया गया था। तो ऐसे में अब आपके जो दूसरे पीएम बने वो नरसिम्हा राव बने उनके बाद, तो उन्हीं के टाइम में एलपीजी रिफॉर्म आए, ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, हिंदी वाले बच्चे उसको शायद ऐसे समझते हैं, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, है ना। तो इन्हीं के टाइम पर एक और रिफॉर्म हमेशा याद रख लो, क्योंकि ये बेसिक है, हम सब याद रखते हैं क्या, कि नरसिम्हा राव के टाइम पर ही 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992, मतलब संविधान का जो संशोधन है 73 और 74 अधिनियम 1992 वाला, तो वो किस पीएम के टाइम पर आया, नरसिम्हा राव के टाइम पर आया, ठीक है। एक चीज और, जो मैंने आपको सेक्शन बताए थे, शेड्यूल आपने देखा, 11th और 12th शेड्यूल हमने पढ़े, राइट। इसमें एक चीज और पढ़ लो, भाग कौन कौन से नए पार्ट है, 9 और 9A, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। 9 वाला हो गया आपका रूरल का और 9A हो गया अर्बन का। एक चीज याद रखो, जहां भी ऐसे ये दो चीजें आ रही है वहां कॉमन सेंस है, जो फर्स्ट वाली होगी वो गांव की होगी, सेकंड वाली होगी जो वो शहरों की होगी, ठीक है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एक चीज और, शेड्यूल बता रही थी ना अभी आपको, जिसको हम अनुसूची बोल देते हैं, 11वीं और 12वीं अनुसूची, है ना। सो 11वीं और 12वीं अनुसूची, जिसमें पंचायत के बारे में 11वीं में, 12वीं में नगर पालिकाओं के बारे में दे रखा है, तो सूचियों के बारे में बता रखा है ना, कि किस किस स्टेट में या फिर किस किस अर्बन एरिया में कैसे कैसे क्या काम होने वाला है, चाहे शहर का हो चाहे गांव का हो। सो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ये 11वीं और 12वीं अनुसूचियों में वो पूरा कार्य करने की सूची शामिल है, कि आप स्टेट में, मतलब पंचायतों में और म्यूनिसिपैलिटीज में, मतलब गांव में, और आपका बेसिकली जो नगर निगम है वहां पर कैसे काम होगा, और अलग अलग लेवल पर कौन कौन से 3 लेवल है, विलेज लेवल, इंटरमीडिएट हो गया जो बीच वाला लेवल हो गया जिसको हम ब्लॉक लेवल भी बोल देते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया जो आपका सबसे अपर लेवल हो गया, है ना, जिला वाला। सो इस चीज का ध्यान रखना, ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली प्रदान करना, तो दोनों अनुसूचियों में दिया हुआ है, इस चीज का ध्यान रखोगे। एक बात और थी, लोकल सेल्फ गवर्नेंस। अब हम रूरल एरिया की बात कर रहे हैं, बेसिकली गांव की, ठीक है। तो गांव वाला एरिया समझो, ये चीज इतनी बार इसलिए लिखी भी गई है, बताई भी गई है, और आप भी अपने आंसर में मार्क करोगे, क्योंकि ये चीज है ही इतनी इंपॉर्टेंट कि इसको कब संविधान में जगह मिली है, तो 73, 1992, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं, ये अब तक आपको याद हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ तो एक दो बार ध्यान से सुनोगे तो अपने आप जहन में बैठ जाएगा, रोट लर्निंग, रटने की जरूरत ही नहीं पड़नी भाई, ठीक है। तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन 73वें संविधान संशोधन 92 के पारित होने के साथ अस्तित्व में आया। सो गांव का हो गया 73 वाला, इस चीज को हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, 1992, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, कौन सा पार्ट था, 9 पार्ट, मतलब भाग बोल देते हैं हिंदी में, 9वें भाग में है ये। अब इसके आर्टिकल देखो, आर्टिकल में क्या है, 243 से लेकर 243O, ये 0 नहीं है, ये O है ना, स्पेस डालना भूल गई बीच में मैं। सो ये O है, तो O अल्फाबेट है जो, है ना, तो यहां तक इसके बेसिक आपको आर्टिकल दे रखे हैं, हर आर्टिकल में बता रखा है किसमें क्या क्या आता है। एक चीज और, ये डायग्राम हम ऑलरेडी पीछे देख चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बना के या तो अपने दीवार पे कहीं लगा लो, सामने अपने स्टडी टेबल पे, जहां भी आप पढ़ते हो अपने नोट्स में ढंग से एज इट इज छाप लो, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है आपकी इसमें, एक चीज और थी जो इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे नीचे ग्राम पंचायत, विलेज लेवल, सेकंड लेवल पर ब्लॉक लेवल, मतलब पंचायत समिति, डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला परिषद बोल देते हैं, सबसे ऊपर रहता है, वही बात, दोनों में इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं और ये डायरेक्ट होता है, ठीक है। सो इस चीज का ध्यान रखना, और ये बात ऐसे भी ध्यान होगी यार, बहुत सारे लोग, जैसे बहुत सारे क्या, हम सब ऑलमोस्ट गाँव से बिलोंग करते हैं, तो हम सबको पता है कि हमारे गांव में पंचायत के इलेक्शन होते हैं, है ना। तो इस चीज से ध्यान रख लो कि पंचायत के जब इलेक्शन होते हैं तो हमारे जो घर वाले हैं, परिवार वाले हैं, वो जाते हैं सीधा सीधा वोट देने, मस्त कि हाँ भाई चलो चलो वोट दे के आ रहे हैं हम तो, ठीक है। तो ये वाली चीज होती है, पर कभी भी पंचायत समिति या जिला परिषद के इलेक्शन नहीं सुने हमने, क्योंकि वो इनडायरेक्ट तरीके से होते हैं, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब आ जाओ मेजर बात पे, एक चीज और, डीपीएसपी समझते हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कहने का मतलब है, हिंदी में बोल देते हैं इसको, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, है ना। उसके आर्टिकल नंबर 40 में, मतलब अनुच्छेद 40 में बात लिखी गई है कि राज्य में ग्राम पंचायतों का होना बहुत जरूरी है, मतलब कि हर राज्य में ऐसे स्टेप उठाए जाएं जिससे ऑर्गेनाइज की जाए गांव में पंचायत, और जरूरी है कि आप उनको पावर दो, अथॉरिटी दो, जिससे कि जो भी नेसेसरी, मतलब जरूरत पड़ने के लिए जो भी काम है वो कर सकें, सेल्फ गवर्नमेंट चला सकें। बिल्कुल सीधे शब्दों में बात यह है
राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब डीपीएसपी बोलते हैं जिसको, उसके आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 में बात कही गई है कि हर राज्य में ग्राम पंचायत हो, और खाली हो नहीं, उसके पास ये शक्तियां होनी चाहिए, ये अधिकार होने चाहिए कि वो स्वशासन चला सके, वो कार्य करने में सक्षम हो। ऐसा ना हो उसको कोई नीति बनानी है, कोई पॉलिसी बनानी है तो उसको अपने ऊपर वाले की शक्ल देखनी पड़ रही है कि हाँ भैया आप मेरी फाइल पास कर दो, प्लीज साइन कर दो, ये वाला तमाशा ना हो, है ना। मतलब आपको अगर ये पावर दे दी, मतलब आप अपनी मर्जी के मालिक हो, अब आप अपने एरिया के लिए जैसी मर्जी पॉलिसी बनाओ, उनका डेवलपमेंट करो, ठीक है। ये होती है प्रैक्टिकल पावर देना, ठीक है जी। सेकंड हो गया 243A, इसमें क्या होता है कि ग्राम सभा का ऑर्गेनाइज करना, मतलब आपको ग्राम सभाओं का संगठन करना है मतदाताओं के लिए, जैसे जो भी आपके मतदाता होते हैं जो वोट देते हैं ना, उनके लिए पूरा इलेक्टोरेट तैयार करना है। इसके अलावा ऐसी पावर, ऐसी शक्तियां आपको देना कि आप अपना कार्य ग्राम स्तर पर आसानी से कर पाओ, वो आपका ए में दे रखा है। बी में क्या दे रखा है आपका, बी में बता रखा है कि जो आपके लेवल हैं, विलेज लेवल, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल है ना, वो जरूर होने चाहिए, हर जगह पर 3 लेवल हो। दूसरी बात क्या है, जो जिला परिषद है वो सबसे टॉप पे होता है, वो हमने उसमें पढ़ी लिया जो हमारा स्ट्रक्चर था हायरार्की वाला, इसको पद सोपान बोलते हैं हिंदी में, जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, ठीक है। इसमें बताया कि जिला परिषद टॉप पे होगा, पंचायत समिति इंटरमीडिएट लेवल पर बीच में होगा। ये एग्जैक्ट लाइन ना आपको उस डायग्राम से सब कुछ क्लियर हो जाएगा एज इट इज, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखो। और जो पंचायत है वो बॉटम में होगी आपकी, ठीक है, मतलब बिल्कुल नीचे स्तर पर। इसके अलावा 243D में क्या है, रिजर्वेशन है ना, रिजर्वेशन ऑफ सीट, SC ST वाला है, और ऊपर से 1/3 आपका किसको है, औरतों को है, विमेन्स को है, तो ये डी में दे रखा है। ई में क्या दे रखा है, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मतलब अवधि, 5 साल की अवधि होती है इलेक्शन की, तो वो इसमें दे रखा है कि हर 5 साल में कंटिन्यू इलेक्शन होनी चाहिए लगातार, ऐसा ना हो इस 5 साल हो गए फिर अगले 2-4 साल का गैप आ गया ना, बैक टू बैक होने चाहिए 7 साल, ठीक है। सो बैक टू बैक ये चीज हो, बड़ी जरूरी है। नेक्स्ट है आपका जी वाला, जी में क्या है आपका कि आप क्या करते हो, जो भी आपकी शक्ति है, जो अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये आप उनको देते हो वाक्य में, मतलब कि आपको सक्षम बनाया जाता है, शक्ति देकर, अधिकार देकर, जिम्मेदारियां आपको सौंपी जाती हैं कि जिससे जो भी आप अपने यहाँ पर सेल्फ गवर्नमेंट चला रहे हो तो आप वो कार्य करने में सक्षम हो सको, है ना, एबल हो सको। ऐसा ना हो मैं नाम कर दूं पर दूं ना आपको पावर, तो असल में जब डिसीजन मेकिंग की बात आएगी तो आप देखोगे यार मेरे पास तो पावर ही नहीं है, हकीकत में तो नहीं ले सकता मैं पावर, या नहीं ले सकती, तो उससे जरूरी है कि वो जी में दे रखा है कि आपको सच में वो पावर दी जाएगी, ठीक है। जे में क्या है, ऑडिट करना, ऑडिट मतलब वही आप देखते हो ना लेखा परीक्षा, मतलब ऑडिट हम सबने सुना होगा कि बहुत सारे ऑफिसेज में ऑडिट होता है, मतलब पंचायत के जितने भी अकाउंट्स हैं, जितना भी आपसे खर्चा हो रहा है, जहां जहां आप खर्चा कर रहे हो, जो जो आप एक्सपेंस कर रहे हो, जो जो आप स्टेप उठा रहे हो, हर स्टेप का, हर एक्सपेंस का क्या होगा यहाँ पर, हर एक्सपेंस का देखा जाएगा, मतलब पूरी की पूरी जांच परख होगी कि काम तरीके से हुआ नहीं हुआ या कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, ये सारी चीजें, ठीक है। सो ये ऑडिट में आ गया जे में। नेक्स्ट है आपका के वाला, इसमें क्या होता है, स्टेट लेवल पर इलेक्शन कमीशन बनाया जाएगा जो हर 5 साल में इंश्योर करेगा कि भैया आपके यहाँ इलेक्शन हो जाने चाहिए और फ्री और फेयर होने चाहिए, मतलब कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, मतलब कि आपका अगर मन कर रहा है, ये 2 बंदे खड़े हैं, आपका मन कर रहा है कि भाई मैं तो इसी को वोट दूं, मतलब ये ए और बी, तो आपको अगर ए को वोट देना है तो आप अपनी मर्जी से ए को वोट दो, आपको कोई आकर जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा कि भैया नहीं तो बी को दे, बी को दे, बी को दे, क्योंकि जब आप वोट देने जाते हो तो आपकी मर्जी, वो आराम से वो मशीन बनी रहती है, बटन बने रहते हैं, यहाँ पर आपके वही बंदों के नाम जो खड़े हैं और यहाँ पर उसका साइन सिंबल बना रहता है, मस्त आराम से जो बटन दबा के आना दबा के आओ, बाहर आके कोई भी पूछे किसको दिया, जो जैसा बोले हाँ भाई इसी को दिया, तूने उसको दिया, हाँ भाई इसी को दिया, बात करते बताने की जरूरत ही नहीं किसी को सच की किसको दिया। तो जरूरी है फ्री और फेयर इलेक्शन हो और हर 5 साल पे हो जाए, तो वो के में दे रखा है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो हम इतनी देर से कर रहे थे, 11वीं अनुसूची में कुछ कुछ पावर दे रखी है कि किन किन विषयों पर काम करना है, तो वो कितने विषय हैं, बेसिकली 29 विषय हैं जिनके ऊपर आपकी पंचायत काम कर सकती है, उसको शक्तियां दे रखी हैं। तो कौन कौन से एरिया हैं, हिंदी वाले स्टूडेंट यहाँ से फॉलो करेंगे, इंग्लिश वाले यहाँ से, मैं 2-4 पढ़ के बता देती हूँ मेजर, बाकी आप इनको पढ़ लेना, आप लोगों की बुक्स में भी अवेलेबल है, ठीक है। एग्रीकल्चर हो गया, कोई भी खेती बाड़ी या कृषि से रिलेटेड हो गया, एनिमल हस्बेंड्री आपको पता है, पशुपालन डेयरी वगैरह से रिलेटेड हो गया, ठीक है। इसके अलावा मछली पालन हो गया आपका, फिशरी है ना, फैमिली वेलफेयर, आपको पता है कि जब परिवार कल्याण, यार गांव में इतने सारे लोग रह रहे हैं, सबके कल्याण का आप ही को ध्यान रखना है, एजुकेशन आप ही को देखना है कि लोगों की प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन यही हो पाए, क्योंकि बहुत सारे गाँव में पहले भी ऐसा होता था, हालांकि अब चीजें थोड़ी सी बदल रही हैं, बट स्टिल और काम की जरूरत है कि आपको पता है कि 10वीं तक के स्कूल है, 8वीं तक स्कूल है, तो गाँव वाले क्या करते हैं, अपने बच्चों को बाहर भेजते नहीं है दूसरे गाँव में या शहरों में, तो जरूरी है कि आप गाँव के आसपास या गाँव में ऐसी सुविधा कराओ, सुविधाएं प्रदान कराओ जहां स्कूल्स कम से कम 12 तक के हो जाएं, ठीक है।
ये सारी चीज़ें। इसके अलावा और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे बाजार हो गया, मेले से रिलेटेड कई चीज़ें हो गई, लघु जो आपके उद्योग हो गए उन पर काम करना, लाइब्रेरीज पर, है ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, वही जो आपके लघु उद्योग होते हैं उनको थोड़ा सा हेल्प कर देना, वाटर मैनेजमेंट की पानी की बराबर सुविधा हो, अस्पताल वगैरह बराबर हो, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि ग्रामीण आवास हो गया, रोड वगैरह, ब्रिज, फेरी हो गए आपके, पुल घाट, मतलब ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना बड़ी जरूरी हैं। अगर रोड सही नहीं होती तो वहां का सब कुछ खराब हो जाता है ना, कि कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता, कोई फैसिलिटी नहीं है, अस्पताल नहीं है, बराबर स्कूल नहीं है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजों का ध्यान कौन रखता है? आपका पंचायत रखती है। तो ये 29 सब्जेक्ट्स में आता है, इसको एक बार आप लोग अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम पे मैं ये वाला जो 29 विषय वाली जो लिस्ट है तो इसको मैं जरूर डाल दूंगी, सो आप लोग वहां से भी इसको फॉलो अप कर सकते हो। नेक्स्ट आ गया अर्बन वाला पार्ट। अर्बन में क्या है? स्थानीय स्वशासन शहरी। इसका आर्टिकल क्या है? 74 है, 1993 है। सो ये यहाँ से याद हो जाएगा। मेरे को लगता है कि अब तक आप सबको याद हो गया होगा, इतने समझदार तो हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स, ठीक है। एक चीज और बताई थी ना जब मैं आपको बता रही थी कि आर्टिकल वो पार्ट 9 है, ठीक है, और पार्ट 9A है ना। बार बार एक ही चीज आ रही है कि दो दो चीजें एक साथ आ रही है, जैसे 73 74 आया, पार्ट 9A 9B आया, 11 12 शेड्यूल आया। ये चीजें देख रहे हो, जो पहले वाली होगी ना वो सब गाँव की हैं, दूसरे वाली जो होगी वो अर्बन की, मतलब शहरों की हैं। चाहे 11 12 में देख लो, चाहे 9 और 9A में। अब देखो 9A किससे रिलेटेड है? आपका अर्बन से रिलेटेड हम पढ़ ही रहे हैं। तो ये वाली बात समझ में आ रही है कि ये दो तीन चीजें एक साथ याद कर रहे हो, इसीलिए बार बार रिमाइंड करा रही हूँ या बोल रही हूँ कि सुन सुन के, देख देख कर, पढ़ पढ़ कर, और लिख भी लोगे साथ साथ नोट मेकिंग में, तो ये अपने आप याद हो जाएगा मस्त आराम से, ठीक है। सो आर्टिकल 9A रिलेटेड है आपका किससे? जो आपका शहरी स्वशासन है बेसिकली, मतलब स्थानीय स्वशासन शहरी अर्बन एरिया से। इसमें आर्टिकल 243 से लेकर कहां तक आ रहे हैं? ZG, है ना। तो ऐसे याद रख सकते हो। अब देखो जेड तो आपका आर्टिकल का एंड, वो अल्फाबेट का एंड होता ही है, तो पीजी करके याद रख लो, पीजी, ठीक है, पीजी करके याद रख लो। जैसे हम पीजी में रहते हैं ना, पेइंग गेस्ट वाली जो फैसिलिटी होती है, जो लोग बाहर से आते हैं पढ़ने जॉब करने, तो इस तरीके से याद रख सकते हो कि शहर से रिलेटेड, कि शहरों में लोग पीजी में रहते हैं। सो 243 तो हमें कॉमन है, वो याद ही है वहां का पंचायत की वजह से। सो ये चीज ध्यान रखोगे, ZG, ठीक है। तो ये भाग 9A में है। इसमें क्या क्या बताया गया है देखो, जो बेसिक चीजें हैं। लोकल बॉडीज में भी तो, उसमें भी तो पार्टीशन है आपका अलग अलग लेवल पर, है ना। तो नगर निगम है, जिसको हम क्या बोल देते हैं बेसिकली? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। म्युनिसिपल काउंसिल को बोल देते हैं म्युनिसिपल नगर परिषद, और नगर पंचायत को नगर पंचायत बोलते हैं, ठीक है। सो इनको क्या बोला जाता है? नगर पालिकाओं के रूप में जाना जाता है। मतलब ये सारी की सारी चीजें आपकी म्युनिसिपैलिटीज है, मतलब म्युनिसिपैलिटी बोल देते हैं ओवरऑल, जैसे हम पंचायत बोल देते हैं, पर पंचायत के भी लेवल पढ़े थे ना हमने 3। तो ऐसे ही यहाँ नगर पालिकाओं के ये लेवल थे, ये 3, जिसमें कॉर्पोरेशन आ रहा है, काउंसिल आ रहा है, नगर पंचायत आ रहा है, ठीक है। 74 जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, मतलब संविधान संशोधन है, उसमें जो आर्टिकल्स में जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ कवर है। क्यू वाला, आप क्यू का देखोगे, इसमें नगर पंचायत को दे रखा है कि यहाँ पर ट्रांजिशनल होता है, मतलब स्थानांतरण हो रहा है रूरल एरिया टू अर्बन एरिया, मतलब गांव के एरिया से शहरी क्षेत्र में स्थानांतरण हो रहा है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखोगे। इसके अलावा वही जो म्युनिसिपल काउंसिल होती है, मतलब जो परिषद होती है ना, वो स्मॉलर एरिया के लिए होती है, इस चीज का ध्यान रखोगे। और जो कॉर्पोरेशन होती है वो किसके लिए होती है? अर्बन, मतलब बड़े एरिया के लिए, लार्जर अर्बन एरिया के लिए, मतलब जो एरिया बड़ा होगा, है ना, वहां कॉर्पोरेशन होगा, इस चीज का ध्यान रखोगे। मतलब वहां पर कॉर्पोरेशन वाली जो अथॉरिटी होगी वो होगी, और जो एरिया छोटा होगा वहां पर क्या होगा? आपका काउंसिल होगी। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। इस चीज को ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, इंग्लिश वाले स्टूडेंट की कॉर्पोरेशन की स्पेलिंग बड़ी है काउंसिल के कंपैरिजन में, तो बड़ा एरिया हो गया। काउंसिल की स्पेलिंग छोटी है तो स्मॉलर एरिया हो गया, है ना। और जो आपके हिंदी वाले स्टूडेंट है वो परिषद, नगर परिषद और नगर किसके, एक सेकेंड, क्या था इसमें, हाँ, नगर परिषद और नगर निगम के, उससे याद रख सकते हो। सो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। 243R, इसमें क्या है? सीट्स की बात हो रही है कि जो आपकी सीट है वो किससे चुनी जाएंगी? डायरेक्ट इलेक्शन से। तो डायरेक्ट इलेक्शन से आपकी क्या होंगी? सीधी चुनाव के थ्रू भरी जाएंगी सीटें। 243S में देखोगे कि इसमें क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ वार्ड कमेटी। आप देखते होंगे बहुत सारे, मतलब इस चीज से अवेयर होंगे कि लोग बोलते हैं हम 4 नंबर वार्ड से खड़े हैं, हम 10 नंबर से, हम 8 नंबर से खड़े हैं। तो ये जो वार्ड की समितियों का गठन किया जाता है, इनकी संरचना की जाती है, सो दैट की इजीली बाइफरकेट किया जाए, अलग अलग करके आप बंदों को जब वोट देने जा रहे हो, मान लो 2 ही नाम से सेम बंदे हैं, उल्टा बोल दिया यार, सेम बंदे कैसे हो जाएंगे? 2 नाम से, कहने का मतलब है 2 लोग हैं जिनके सेम नाम है ना, सेम नाम है। तो अगर ये सेम नाम है इन दोनों पर्सन के,
तो एक बात बताओ, पता कैसे चलेगा कि मुझे कौन से वाले को वोट देना है? तो इनका वार्ड नंबर देख लो कि भाई एक का 4 है, एक का 8 है, तो मेरे को पता है मेरे को 8 वाले को देना है, ठीक है। तो ऐसे में बड़ी सहूलियत हो जाती है, वार्ड नंबर से बड़ी हेल्प हो जाती है। इसके अलावा वार्ड से वही एरिया भी डिवाइड हो जाता है भाई। 243 में आ जाओ, ड्यूरेशन की बात हो रही है म्यूनसिपैलिटीज की, सेम है 5 साल। तो एक बात का ध्यान रखोगे कि जो उनकी डेट ऑफ अपॉइंटेड होती है, मतलब जब उन्होंने अपॉइंट किया होता है या उनकी जो पहली मीटिंग की डेट होती है, उस टाइम की अवधि से मान लिए जाते हैं 5 साल काउंट करने शुरू हो जाते हैं। तो 5 साल सिमिलर है, बस ये ध्यान रख लो कि इसका आर्टिकल 243 है, ठीक है। डब्ल्यू में क्या है? पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है म्यूनसिपैलिटीज को, मतलब नगर पालिकाओं को शक्ति, अधिकार, जिम्मेदारियां पूरे तरीके से सौंपी जाती हैं डब्ल्यू में। एक्स में क्या होता है? एक्स से आप ये ध्यान रख सकते हो, एक्स इज इक्वल टू टैक्स, है ना। तो टैक्स वगैरह इम्पोज करने की आपको अथॉरिटी या पावर दे दी जाती है। फंड वगैरह आप इजीली क्या कर सकते हो? जनरेट कर सकते हो टैक्स के थ्रू। मतलब नगर पालिकाओं को ये पावर है कि वो अपनी निधियों पर ध्यान रखने के लिए या उनको मेंटेन रखने के लिए कर लगा सकती हैं। वाई में क्या आता है? फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है, ठीक है, अंडर आर्टिकल 243 आई। तो इसमें आई को इंक्लूड कर दिया जाता है, क्यों? क्योंकि जो फाइनेंशियल पोजीशन है म्यूनसिपैलिटीज की वो देखी जाती है, और ये सारा रिकमेंडेशन गवर्नर के सिफारिश के हिसाब से चलता है। मतलब वित्तीय आयोग को गठित किया जाता है नगर पालिकाओं के लिए, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति की समीक्षा की जा सके और आराम से उस पर काम किया जा सके। जेड में क्या है? ऑडिट करना। जैसे आपने वहां पढ़ा ऑडिट वहां होता है पंचायत में, ऐसे ही यहाँ भी होता है कि पूरे खातों का लेखा जोखा देखा जाता है कि भाई सब काम बढ़िया तरह हुआ नहीं हुआ, आपने कहाँ कहाँ कितना एक्सपेंस किया। अब आ जाओ जेड ए। जेड ए में क्या है? इलेक्शन। आपको पता है स्टेट इलेक्शन कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया हुआ है, ठीक है। सो इसको रेफर किया जाता है 243 के साथ, ठीक है। जेड डी, इसमें क्या होता है? जो कमेटी है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्लानिंग करती है। ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो ये 3 स्तर होते हैं, इसका टॉप लेवल है डिस्ट्रिक्ट, है ना। और ये लोग क्या चाहते हैं? ये हमेशा चाहते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है ये सारी प्लानिंग करे और फिर वो नीचे इम्पोज हो, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि जिले में पंचायत और नगर पालिकाओं द्वारा जो तैयार की गई योजना है ना, उनका एक मसौदा तैयार किया जाए, मतलब उसका एक पूरा ड्राफ्ट बनाया जाए कि हाँ भाई हम ये डेवलपमेंट करने वाले हैं। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो पूरा एक ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा, और वो ड्राफ्ट या वो मसौदा बोल देते हैं ड्राफ्ट को, वो नीचे के लेवल तक फिर जाएगा और लोग उसको, या फिर जो अलग अलग लेवल पर है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा या लागू किया जाएगा, ठीक है। जेड ई, इसमें क्या है कि कमिटी बनाई जाती है फॉर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कॉन्स्टिट्यूट इन एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया। यहाँ भी ड्राफ्ट किया जाता है एक डेवलपमेंट प्लान। बट एक चीज देखो कि ई और डी में क्यों है? क्योंकि प्लान तो दोनों ही जगह हो रहा है, पर यहाँ किसके लिए हो रहा है? ये जिला स्तर पर हो रहा है और जिले के लिए हो रहा है, जो अलग अलग आपके लेवल हैं। बट यहाँ किसके लिए हो रहा है? जो मेट्रोपॉलिटन है, मतलब जो महानगरीय योजना है, क्योंकि जो महानगरीय योजना है उनके लिए अलग से प्लानिंग होगी, उनके लिए अलग फैसिलिटीज चाहिए होंगी। सो उनका इस वाले एरिया में कवर होता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे देखो प्रॉब्लम भी फेस करती है जो लोकल बॉडीज हैं, बहुत सारी समस्याएं भी देखती हैं, जैसे एक्यूट स्कैरसिटी ऑफ फाइनेंस, मतलब वित्त की भारी कमी। कहने को तो हम नीचे तक वित्त पहुंचा देते हैं, बट एग्जैक्ट अमाउंट में नहीं पहुंच पाता जितना उनको चाहिए, ठीक है। या फिर जितना एलोकेट किया, कि आपने बोला इनको 10 लाख रुपए मतलब इनके पास होने चाहिए, ऑल्दो वो 10 लाख रुपए बड़े कम है, बट ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए देख लो, है ना, कि 10 लाख रुपए मतलब यहाँ पहुंचने चाहिए, 10 लाख यहाँ पहुंचे बी, ठीक है। वैसे प्रैक्टिकली होता नहीं है, 8-9 लाख ही पहुंचेंगे, हो सकता है 7 ही पहुंचे, है ना। बट एक एग्जांपल ले लो, चलो 10 के 10 भी पहुंच गए तो भी इनकी पूर्ति नहीं होगी, क्योंकि यार आपको अगर डेवलपमेंट करना है, परिवार के लिए ये कल्याण की योजना भी चलानी है, अस्पताल भी देखने हैं, स्कूल भी देखने हैं, 50 चीजें हैं करने को, तो ये पैसा बड़ा कम पड़ेगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि बड़ी स्कैरसिटी है, कमी आ जाती है, तभी तो बोलते हैं कि टैक्स वगैरह की इनको सुविधा दो कि ये लगा सके और अपने लिए जनरेट कर सकें। इसके अलावा पीपल का जो पार्टीशन है नेग्लिजिबल है, मतलब बड़ा कम है, नगण्य है, मतलब नाम मात्र का। शहरों में अगर आप देखोगे लोगों की जो भागीदारी आज भी बहुत कम है। अर्बन एरिया में आप देखोगे कि इनकी जो वर्कलेस है बड़ी लिमिट हो जाती है, क्यों? क्योंकि सारा का सारा स्टेट का कंट्रोल आ जाता है कहीं ना कहीं, है ना, और जिसकी वजह से फिर परेशानियां आ जाती हैं, क्योंकि कोई काम करना भी चाहें तो अड़ंगे लगने शुरू हो जाते हैं राज्य की तरफ से। कोई क्लियर आप देखोगे कि कोई स्पष्ट सीमांकन नहीं है, कि आप देखोगे कि कोई फंक्शन का आपका डिवीजन बढ़िया तरह हो, अर्बन का, लोकल का, मतलब कई चीजें ओवरलैप सी नजर आती हैं, जो यहाँ है वही वहां है ऑलमोस्ट, ठीक है। हालांकि ये उतनी ज्यादा प्रॉब्लम में कंसीडर नहीं किया जाता, बट स्टिल देख सकते हैं। बाकी निष्कर्ष में देखा जाए तो आपको पता है कि ग्राम पंचायत आपका रूरल में चलता है, म्यूनसिपैलिटीज आपका अर्बन में चलता है, मतलब कि जो ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, और ऐसे शहरी क्षेत्रों में नगर पालिकाएं हैं। ये बात का ध्यान रखोगे। एक चीज और, ये नई जो प्रणाली है, ये न्यू सिस्टम है ना लोकल गवर्नमेंट का, है ना, बहुत जरूरी है कि आप आज के टाइम में इसको प्रयोग की तरह ले रहे हो, मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो डेमोक्रेसी पर। क्योंकि कोई भी अगर देश लोकतंत्र है ना, अगर वो कह रहा है कि हम डेमोक्रेटिक हैं, सो डेमोक्रेटिक वही कंट्री हो सकती है जहां पर रूट में, मतलब
बिल्कुल जड़ में जाकर लोगों के पास पावर हो, है ना। आ रही है बात समझ में। तो ये चीज बड़ी जरूरी है। इंडिया को कंसीडर किया जाता है कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा मतलब लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, और यहाँ हम इसका बहुत अच्छा एग्जांपल सेट भी करते हैं, ठीक है। एक चीज और है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया है ना। अब एक ऐसी बात पे ना एक छोटा सा काम कर देना, मेरा तुम्हारे फायदे के लिए बोल रही हूँ। जिस जिस बच्चे को याद है, मैं सीरियसली पर्सनली ना उस बच्चे को रिप्लाई करूंगी उस कमेंट का, बड़ा सुंदर सा। अर्बन का ये काम है तुम्हारा, ठीक है, अर्बन का, रूरल का, ठीक है, इनका दोनों का या तो ऐसा कर लो सेक्शन वाइज, मतलब क्या क्या लिखोगे इनका। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मतलब संविधान संशोधन कौन कौन सा है, जैसे इसका 74 है, 92, इसका 73 है, ठीक है, 92, ठीक है। सो ये इसके अलावा दोनों के सेक्शन कौन से हैं, पार्ट कौन सा है, सेक्शन मतलब भाग कौन सा है, पार्ट और शेड्यूल कौन सा है, अनुसूची। जरा कमेंट में लिखना, मैं देखूंगी कितने बच्चे सच में सीरियस है ना। तुम्हारी सीरियसनेस भी तो पता चले मुझे, है ना। तो ये चीज करना। इसके अलावा एक चीज और थी, वही 73 74 वाला जो ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है, क्योंकि जब से कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन हुआ है, मतलब संवैधानिकरण हुआ है, लोकतंत्र मजबूत दिखाता है कि आपका डेमोक्रेसी कितनी डीपली वर्क कर रही है। डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है प्लानिंग का, मतलब प्लानिंग अब नीचे लेवल तक जा रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी मिलती है, मतलब जो आपके जिन भी स्तर पर आपने काम किए हैं, आपको प्रशासन का पूरा आपको जिम्मेदारी मिलती है, स्वायत्ता मिलती है, वित्तीय स्वायत्ता मिलती है कि आप टैक्स वगैरह जनरेट कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी आती है गवर्नेंस में, मतलब आपको पता है बेसिकली पारदर्शिता बोल देते हैं जिसको, पारदर्शिता आती है सरकार के काम करने में। अकाउंटेबिलिटी होती है, इनको जवाबदेही मतलब इनके फिक्स होती है कि इनसे कुछ भी पूछा जा सकता है आरटीआई लगाकर, है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो वो चीज। इसके अलावा पॉपुलर पार्टिसिपेशन है, पार्टिसिपेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है लोगों का। जेंडर एम्पावरमेंट इसलिए बोल देते हैं क्योंकि तुम्हारे जो विमेन है तुम्हारी, उनको ही अकेले 1/3 हमने दे रखा है, जिससे कि वो भी आकर भागीदारी अपनी सुनिश्चित कर सकें, ठीक है। ऑल्दो इसके कुछ कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी हैं, आपको भी पता है कि लोग क्या करते हैं अपनी मतलब वाइफ को, है ना, जैसे ये वाइफ है किसी की, तो इसका फेस यूज करेंगे क्योंकि इनको रिजर्वेशन मिल रहा है 1/3 का, तो यहाँ से सीट मिल गई है, ठीक है। और पूरी की पूरी अथॉरिटी किसकी चल रही है, मेल्स की। मतलब ये जो आपका पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर है, मतलब पितृसत्तात्मक जो आपका समाज है, वो वाली चीज भी कहीं ना कहीं चलती है बहुत। तो ये एक अलग से मतलब एस्पेक्ट है, तो उस पर उतना ध्यान नहीं दे रहे, बट हाँ ये पता होना चाहिए हमें, है ना। इसके अलावा सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट होता है लीस्ट एडवांटेज को, मतलब जो बहुत गरीब हैं या फिर जो रोज रोज कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं काट सकते, या फिर जिनके पास सच में इतना पैसा नहीं है कि वो मतलब ऐसे कोर्ट कचहरी जाएं या फिर थाने वाने जाएं, तो वो उन लोगों के लिए बड़ी सहूलियत हो जाती है कि भाई उनका लोकल लेवल पर ही निपटारा हो जाता है, सोल्यूशन हो जाता है, और लोग हैप्पीली इसको एक्सेप्ट भी करते हैं, ठीक है। सो ये बेसिक चीजें हुई जो इंपॉर्टेंट थी, जो आज हमने इसमें पढ़ा, मेजर यही है। मैं हल्का सा आपको एक फ्लो चार्ट बना दूं और ये देख लो कि ये ना काम भी आएगा, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, है ना। जब आप डिसेंट्रलाइजेशन लिख रहे हो, है ना, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो, 73 1992, 74, है ना, 1992, ठीक है। ये कौन सा पार्ट है आपका, पार्ट वैसे ये काम मैंने तुम्हें बोला था करने को, बट ठीक है, यहाँ मैं तुम्हें थोड़ा सा समराइज कर दूं फटाफट से, ठीक है। इसके अलावा शेड्यूल अगर देखो, है ना, ये 11th हो गया, ये शेड्यूल आपका 12th हो गया। सो इस तरीके से ना थोड़ा सा बाइफरकेट करके लिख लो कि हमेशा ध्यान रह जाएगा, ठीक है। दोनों में ही 3 लेवल की हैं, तो दोनों के जो लेवल हैं वो यहाँ क्रिएट कर लिए, बना लिए अपने मस्त आराम से, तो ये थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाएगा। एक चीज और, ये यूनिट खत्म हो गई है तुम्हारी, तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। यूनिट 2 ओवर हो गई है, 2 पार्ट्स में हुई है ये, ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सो इसको सीक्वेंस में फॉलो अप कर लेना, प्लेलिस्ट में ये भी एडेड है, तो टेंशन फ्री रहकर नोट्स साथ साथ बना लो और काम खत्म करो अभी, क्योंकि अब टाइम देखो, दिवाली भी आ रही है, बहुत सारी चीजें आ रही होती हैं, ये महीना काफी आपका ऐसे ही छुट्टियों का या फेस्टिवल्स का जाता है, टाइम कम मिलेगा, तो साथ साथ तुम भी करते चलो, और मैं भी जब जब पॉसिबल हो पा रहा है, मैं तुम्हारे लिए ये सिलेबस कंप्लीट करना है मुझे किसी भी कीमत पे, ठीक है। तो मैं अगर इतने एफर्ट डाल रही हूँ ना, तो आई वांट तुम्हारे भी एफर्ट बराबर से लगे, ठीक है, क्योंकि वो कहावत सुन रही है ना सबको कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो दोनों को ही एफर्ट डालना है, तुम्हें भी और मुझे भी, तब भी सबका भला हो पाएगा, ठीक है। बाकी भाई शेयर कर देना, सबकी मदद हो जाए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर अटेंशन, लास्ट तक बने रहने के लिए, ठीक है। उम्मीद है मजे आ रहे होंगे, बहुत एंजॉय करके पढ़ रहे होंगे, जितना इजी फॉर्म में हो सकता है उतना इजी करके पढ़ाती हूँ, ठीक है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना और वही थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करो, क्योंकि मोटिवेशन मिल जाता है इतने बिजी शेड्यूल में से वीडियो बनाना और पूरा कंटेंट प्रिपेयर करना, मतलब बहुत मेहनत जाती है ना। ऐसा नहीं है कि आधे घंटे की वीडियो है तो बस इतना ही काम है, इसके पीछे पता नहीं कितना टाइम लगाकर सब कुछ प्रिपेयर किया जाता है, बहुत मेहनत जाती है, तो अप्रिशिएट करना है इस चीज को, ओके। चलो ठीक है, बाय बाय। बाकी पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, और
पॉल्यूशन बहुत है, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखो अपनी हेल्थ का, मतलब अवॉइड करो थोड़ा सा फालतू की बाहर जाना, ठीक है। बाकी ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय।